प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। और ये राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 से 1947 तक। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक है उदारवादी युग या नरम दल युग, और एक है उग्रवादी या गरम दल युग, और अगला है गांधी युग, जन आंदोलनों का युग या राष्ट्रवादी आंदोलन। अब देखिए, इसमें जो है 1885 से और 1905 तक ये नरम दल का युग था, और उग्रवादी या गरम दल युग है ये 1905 से 1919 तक का जो युग है वो उग्रवादी या गरम दल का युग कहलाता है। और ये गांधीवादी जो युग है ये 1919 से 1947। तो राष्ट्रीय आंदोलन का डिवाइडेशन है, और हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें उग्रवादी युग। तो इसमें देखिए, आप सबसे पहले ये उदारवादी युग पढ़ते हैं हम पहले 1885 से। और उदारवादी युग में सबसे पहले देखो 1885 में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये कांग्रेस की जगह पहले संघ शब्द था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इसको जो हटाने की सिफारिश की वो DBN दादा भाई नौरोजी ने की। संघ को हटाने की सिफारिश की है DBN दादा भाई नौरोजी ने, और ये संघ की जगह नाम दिया है कांग्रेस। और ये अमेरिका से लिया गया शब्द है कांग्रेस। तो दादा भाई नौरोजी ने इसको उठाने की सिफारिश की है, तब इसका नाम क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको हम शॉर्ट में INC भी कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कह सकते हैं। अब देखिए, इसकी स्थापना कब हुई, 1885 में हुई। 28 दिसंबर 1885 में हुई। कहाँ हुई, मुंबई में हुई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या कॉलेज, मुंबई। तब इसका नाम बम्बई था। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना किसने की, यानी कि संस्थापक कौन हो गए इसके, तो संस्थापक हो गए A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। देखिए, ये कानपुर के रिटायर्ड IAS थे, अंग्रेज थे, और इसको शिमला का संत भी कहते हैं। शिमला का संत इसको कहते हैं, हरमीर इसको कहते हैं। और इन्होंने बुक्स लिखी, एन ओल्ड मैन होप्स, और एक लिखी स्टार ऑफ ईस्ट, और तीसरी जो बुक है वो इन्होंने लिखी रीजनिंग टाइड, डीप टाइड। ये 3 बुक इन्होंने लिखी A.O. ह्यूम ने।
और ये इसके संस्थापक थे, अंग्रेज थे, शिमला का संत इनको कहते हैं, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब देखिए इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। यानी कि पहले अध्यक्ष जो हैं वो इनके WC बनर्जी थे। पहले अध्यक्ष इसके WC बनर्जी थे। और इसकी जो कांग्रेस है इसमें सबसे पहले कितने सदस्य इस प्रथम अधिवेशन में या इसकी स्थापना हुई तब इसमें कुल कितने सदस्य शामिल हुए? 72 सदस्य शामिल हुए। तो ये पूछा जाता है कितने सदस्य शामिल हुए। दांडी मार्च में 78 थे, ध्यान रखना, दांडी मार्च में 78 सदस्य थे और इसमें कितने? 72 सदस्य। अब देखिए इसकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी INC है, इसकी पूर्व संस्था यानी कि इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जननी उसको कह सकते हैं, तो वो है इंडियन एसोसिएशन यानी पूर्वगामी संस्था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था का नाम है इंडियन एसोसिएशन और इसकी स्थापना इसकी बंबई में हुई और इसकी स्थापना 1876 में कलकत्ता में हुई। आजकल कोलकाता कहते हैं इसको, तब कलकत्ता कहते थे। और इसकी स्थापना जो किसने की यानी कि संस्थापक कौन हुए? इसके संस्थापक हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये व्योमेश चंद्र जो बनर्जी हैं इसी के भाई थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ये थे। दूसरे थे आनंद मोहन बोस। तो एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो हैं वो इसके क्या थे? संस्थापक थे इंडियन एसोसिएशन के। आपसे पूछा जाए कि INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था का नाम क्या है, तो इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 में कलकत्ता में हुई। संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो इन्हीं के भाई थे। और जो आनंद मोहन बोस है इनका संबंध ब्रह्म समाज से था। तो देखिए इसमें 1885 की हम बात करें तो इसका जो अधिवेशन है वो बंबई में हुआ और WC बनर्जी हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। पहला अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन जो हुआ है वो कलकत्ता में हुआ है और कलकत्ता में इसके जो अध्यक्ष हैं जो DBN यानी दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया है। दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। 1887 है। 1887 में जो इसका अधिवेशन है वो मद्रास में हुआ। आजकल इसको चेन्नई कहते हैं और इसके अध्यक्ष हैं जो बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया है। तैयब जी को बनाया गया है और 1888 में इसका जो अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ। 1888 में इसका अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ है और जॉर्ज यूल को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि पहला जो पारसी अध्यक्ष कौन था, तो दादा भाई नौरोजी था कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में। पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष है कांग्रेस का वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं जो मद्रास अधिवेशन में है 1887 में। और जो पहला अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष, पहला ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल है इलाहाबाद में 1888 में। तो इसका मतलब इसकी विशेषता क्या हुई? इसकी विशेषता हो गई, एक तो देखिए यहाँ ये हिंदू है, बंगाली हिंदू था, यहाँ ये पारसी है, यहाँ ये मुस्लिम है और ये ईसाई है।
तो इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष संस्था का सूचक है, यानी ये कांग्रेस कैसी थी, धर्मनिरपेक्ष संस्था थी। इसमें विभिन्न धर्म संप्रदाय के जो लोग हैं वो इसमें इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और इसके अलावा देखिए ये निरंतरता है, इसके अधिवेशन निरंतर है, 85, 86, 87, 88 आगे भी इसी तरीके से है। तो इसका मतलब इसमें निरंतरता है, सभी संप्रदायों के हैं इसमें शामिल, इसलिए इसमें विश्वसनीयता है। और देश के अलग अलग भागों में ये अधिवेशन हो रहे हैं। देखिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की, यानी कि अंग्रेजों के तीनों घर थे। तो निरंतरता, विश्वसनीयता और राष्ट्रीयता, यानी कि एक राष्ट्रीय संगठन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था, एक भारतीय राष्ट्रीय संगठन था। अब आगे देखिए हम देखिए उदारवादियों की बात करें, उदारवादियों की बात करें, उदारवादी प्रमुख नेता, उदारवादी प्रमुख नेताओं की हम बात करें तो देखिए दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, इसको हम DBN यानी दादा भाई नौरोजी कह सकते हैं इसको। और इसमें इसको वृद्ध महान पुरुष भी इसको कहते हैं, वृद्ध महान पुरुष भी इसको कहते हैं। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और सर्वाधिक जो कांग्रेस के अधिवेशन है वो कलकत्ता में 11 बार हुए हैं। तो वृद्ध महान पुरुष इसको कहते हैं। और आपको पता है कि द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब लिखी है वो इन्होंने लिखी है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं 1857 क्रांति में। और उसमें आपको पता है उस किताब में इन्होंने धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया है, धन निष्कासन, धन निष्कासन, धन निष्कासन का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है, दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा हम बात करते हैं अशोक मेहता की। अशोक मेहता की बात करें तो इनको देखो लघु DBN कहते हैं, लघु DBN यानी दादा भाई नौरोजी, छोटा दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये गुरु किसके थे, महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले की को महात्मा गांधी ने भारत का हीरा नाम दिया, भारत का हीरा जो नाम दिया है। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, महाराष्ट्र के थे, मुंबई के थे, बॉम्बे के थे, महादेव गोविंद रानाडे। यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको महात्मा गांधी ने भारत का हीरा नाम दिया है। और गोपाल कृष्ण जो गोखले जी हैं, इनके राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। तो ये भी उदारवादी नेता थे, ये भी उदारवादी नेता थे। इसके अलावा देखिए मदन मोहन मालवीय जी हैं। मदन मोहन मालवीय, और इनका योगदान क्या है, इनका योगदान है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में इनका योगदान रहा है 1916 में। BHU में इनका योगदान रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखिए उत्तर भारत की 3 दिग्गज यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक तो BUG, ANU
और ये JNU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये उत्तर भारत की 3 दिग्गज यूनिवर्सिटियां हैं। इसमें से BHU की स्थापना है जो मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से हुई। और इसके अलावा देखिए हम गरम दल की बात करते हैं। देखिए गरम दल के नेताओं की बात करते हैं तो गरम दल के जो प्रमुख नेता है, गरम दल के प्रमुख नेता है उनमें देखिए लाला लाजपत राय, जिसको पंजाब केसरी हम कहते हैं, पंजाब केसरी कहते हैं, शेर ए पंजाब इनको कहते हैं, शेर ए पंजाब भी इन्हीं को कहते हैं, लाला लाजपत राय को। ये जो गरम दल के नेता है लाल पाल के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इनका जो नारा प्रसिद्ध है जो आप सब जानते हो, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इनका प्रसिद्ध नारा था बाल गंगाधर जी तिलक का। और देखो इन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव का शुभारंभ मुंबई से किया। गणपति बप्पा मोरिया 1893 ईस्वी में। और 1895 ईस्वी में इन्होंने शिवाजी उत्सव, यानी लोगों में जन क्रांति के लिए, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए इन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का शुभारंभ किया। इसके अलावा इन्होंने देखिए मराठा व केसरी तो पत्रिकाएं निकाली। ये मराठा तो थी इंग्लिश भाषा में, और जो केसरी थी वो मराठी भाषा में। केसरी पत्रिका मराठी भाषा में और मराठा जो पत्रिका है वो इंग्लिश भाषा में थी। तो बाल गंगाधर जी तिलक हैं और इनका राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी योगदान रहा है, गरम दल के नेता थे। और इसके अलावा देखिए बिपिन चंद्र पाल से, यानी कि ये बंगाल के थे, ये मुंबई के थे, ये पंजाब के थे, पंजाब के मुंबई के। और ये बिपिन चंद्र पाल जी पाल वंश का संबंध कहाँ से, बंगाल से है। तो बिपिन चंद्र पाल भी कहाँ के, बंगाल के, ये बंगाल के थे। अब देखिए उदारवादी और ये जो उग्रवादी क्या, ये तो क्रांतिकारी थे, तो पहले नाम दे दिया गया इनको। गरम दल के जो नेता थे इनमें अंतर क्या था, इनकी विचारधारा में अंतर क्या था। तो देखिए इनकी विचारधारा में एक इधर देखिए उदारवादी और ये उग्रवादी के दो, या गरम दल के नेता, गरम दल। अब यहाँ देखिए ये प्रार्थना पत्र देते थे अपनी मांग के लिए, ये प्रतिवेदन देते थे, और ये जो शिष्टमंडल के रूप में अंग्रेजों से मिलते थे। और गरम दल के जो नेता थे इनकी जो विचारधारा है वो एक स्वराज्य प्राप्ति की थी, पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति की ये मांग करते थे। और जो ये बात है, ये इस विचारधारा को, यानी उदारवादियों की जो विचारधारा है उसको गरम दल के नेताओं ने क्या कहा है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति इन्होंने कहा है। तो देखिए इनकी और इनकी विचारधारा में अंतर था। ये पूर्ण स्वराज्य की बात करते थे और पूर्ण स्वराज्य को ये इनके द्वारा नहीं, ये अपने हक के, अपने अधिकार समझते थे और अधिकार के लिए ये लड़ना भी चाहते थे अंग्रेजों से। बाकी ये लड़ना नहीं चाहते थे, प्रार्थना पत्र देते थे, हाथ जोड़ते थे, प्रतिवेदन देते थे अपनी मांगों के लिए कि ये सुधार कर दो, वो सुधार कर दो, शिष्टमंडल के रूप में मिलते थे। ऐसे आज़ादी थोड़ी मिलती, आज़ादी इनकी वजह से मिली है।
अब देखिए 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। यहाँ पर जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ अध्यक्ष हैं और यहाँ पर डी.वी.एन. यानी दादा भाई नौरोजी यहाँ अध्यक्ष हैं। और इसमें दादा भाई नौरोजी जो अध्यक्ष हैं, इसमें यहाँ पर स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प पारित किया है। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। अब देखिए सूरत अधिवेशन है। अब सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, एक गरम दल और नरम दल है, इनके बीच में अनबन हो गई अध्यक्ष पद को लेकर के, विचारधारा को लेकर। तो देखिए यहाँ पर सूरत अधिवेशन में गरम दल के नेता तो चाहते थे कि लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक में से किसी एक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि यहाँ नरम दल के नेताओं ने रास बिहारी घोष को क्या बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है। और यही विवाद का कारण बना। और इस सूरत अधिवेशन में गरम दल व नरम दल अलग अलग हो गए, यानी गरम दल और नरम दल क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो आपसे पूछा जाए कि किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए या दोनों में फूट पड़ गई? सूरत अधिवेशन में। कारण क्या रहा कि यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर के दोनों में क्या हो गई, अनबन हो गई। यहाँ ये नरम दल के नेता है जो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और यही बनाए गए, जबकि यहाँ ये गरम दल के नेता है ये लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक में से किसी एक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पर जो डी.बी.एन. जी हैं यानी दादा भाई नौरोजी हैं, जिन्होंने तिलक को और लाल को यानी लाला जी को, लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करवाया, आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा। नतीजा ये निकला कि लाल तिलक जी हैं, इनको बाद में मांडले जेल में द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज की इन्होंने रचना की है, गीता रहस्य की भी रचना की है तिलक जी ने। लाला जी कुछ समय के लिए इंग्लैंड चले गए हैं और बिपिन चंद्र पाल यानी पाल हैं जो गरम दल के नेता है, इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। फूट पड़ने का ये कारण रहा कि पाल ने संन्यास ले लिया है, बाद में जाकर के संन्यास ले लिया है, क्योंकि इनकी विचारधारा है जो गरम दल के नेताओं की, उनका यहाँ सम्मान नहीं था, इसलिए इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये इसका नतीजा रहा। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं ये INC है, इसको देखिए, एक तो सुरक्षा कवच का सिद्धांत, यानी कि INC की स्थापना को सुरक्षा कवच का सिद्धांत कहा। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, अब इसमें थोड़ी सी विसंगति है। यहाँ पर दो नाम आते हैं कि ये सुरक्षा कवच का जो सिद्धांत है ये किसने दिया, तो ये दिया है A.O. ह्यूम ने दिया है। लेकिन यहाँ 1916 में लाला लाजपत राय जी हैं, लाला जी हैं, इन्होंने इसकी थ्योरी को स्पष्ट किया है, इसलिए दोनों में से एक नाम आ जाएगा। दोनों एक ऑप्शन में भी आ जाते हैं कि सुरक्षा कवच का सिद्धांत INC को किसने कहा है, A.O. ह्यूम ने, या फिर ये ऑप्शन नहीं है तो लाला जी ने कहा।
क्योंकि इन्होंने कुछ स्पष्ट किया है। इन्होंने कहा है कि स्पष्टीकरण देते हुए इन्होंने कहा कि जो आईएनसी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना जो है वो एक द्विभाषी भारतीयों का एक संगठन बनाने के लिए की गई, जो विभिन्न क्षेत्र की समस्याओं को इंग्लिश भाषा में अंग्रेजों के सामने या सरकार के सामने पेश कर सके और अंग्रेज उस पर उस समस्या का जो निराकरण करे उनको जनता के बीच में जाकर के बता सके। तो ऐसा लाला जी ने स्पष्ट किया है। इसके अलावा देखिए इस थ्योरी में दूसरी थ्योरी और है एक, जिसका नाम है तड़ित चालक सिद्धांत। तड़ित चालक सिद्धांत यानी विद्युत चालक सिद्धांत बोल सकते हैं या लाइट कंडक्टर थ्योरीज को बोल सकते हैं। लाइट, तड़ित का मतलब लाइट कंडक्टर थ्योरी। तो देखिए इसको, ये लाइट कंडक्टर थ्योरी किसने बताया है कि ये थ्योरी किसने दी है? ये दी है बिपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल ने। ये किसने दी है? A.O. ह्यूम ने। बाद में स्पष्टीकरण किसने किया है? लाला जी ने। इसी प्रकार यहां भी 1927 में पट्टाभी सीतारमैया ने इसका स्पष्टीकरण किया। पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा इसका स्पष्टीकरण किया गया। उनके अनुसार एक ऐसे कांग्रेस की स्थापना जो की है, इसमें एक अध्यक्ष अंग्रेज को इसलिए चुना गया, वो सॉरी संस्थापक A.O. ह्यूम को बनाया गया है। इसका वो क्यों बनाया गया? क्योंकि भारतीय संगठन को एक सुरक्षा प्रदान की जा सके। भारतीय संगठन को सुरक्षा प्रदान, भारतीय संगठन यानी आईएनसी, भारतीय संगठन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीयों ने A.O. ह्यूम को संस्थापक के रूप में चुना। ऐसा इन्होंने कहा पट्टाभी सीतारमैया ने। तो देखिए इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बढ़ेंगे कि सुरक्षा कवच या आईएनसी को क्या क्या कहा गया है, यानी इसके लिए कौन सी दो थ्योरी दी गई है। तो कौन सी थ्योरी दी गई है? सुरक्षा कवच का सिद्धांत और तड़ित चालक सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, लाइट कंडक्टर थ्योरी। इसको तड़ित को क्या बोल सकते हैं? विद्युत भी बोल सकते हैं। सुरक्षा कवच का सिद्धांत किसने दिया? A.O. ह्यूम ने। स्पष्टीकरण यानी इसको स्पष्ट, सुरक्षा कवच के सिद्धांत को स्पष्ट किसने किया है? लाला जी ने। कब किया? 1916 में। फिर देखिए यहाँ भी तड़ित या विद्युत चालक का सिद्धांत जो किसने दिया है? बिपिन चंद्र पाल ने। तड़ित या विद्युत चालक का सिद्धांत जो को स्पष्टीकरण किसने किया? पट्टाभी सीतारमैया ने। तो दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसमें। अब देखिए इसके बाद में हम देखते हैं 1906 की घटना। इससे पहले हम 1905 का बंगाल विभाजन देख लेते हैं। 1905 का बंगाल विभाजन, 1905 का बंग भंग। देखिए यहाँ पर 1905 में जो भारत का जो वायसराय है, गवर्नर जनरल है, वो है लॉर्ड कर्जन। और इनका जो कार्यकाल है जो 1898 से 1905 का था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। देखिए बंगाल उस समय पर बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था। इसके अंदर देखिए जो अभी जो पश्चिम बंगाल है वो आ जाता है, ओडिशा इसमें आ जाता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की जो 7 सिस्टर के नाम से जो 7 राज्य हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश भी इसमें आता था। बांग्लादेश जो वर्तमान में है, पहले भारत का हिस्सा था। तो ये सारे बंगाल में आते थे और इसका क्या कर दिया? टुकड़े कर दिए। और टुकड़े का इसने कारण प्रशासनिक सुविधा बताया, यानी कि टुकड़े का कारण यानी बंगाल का जो विभाजन किया है उसका जो कारण है, जो सरकार ने क्या बताया है, लॉर्ड कर्जन ने क्या बताया है? प्रशासनिक सुविधा, यानी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ये किया है बंगाल विभाजन।
लेकिन ये इस हिसाब से नहीं किया गया था। ये फूट डालो और राज्य करो की नीति का के तहत ही इसका विभाजन किया गया था कि पश्चिम में यहाँ हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी, ये बांग्लादेश जो वर्तमान में यहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी, तो इन हिंदू और मुसलमानों में जो फूट डालने के लिए ऐसा किया गया। तो देखिए हुआ उल्टा, इस बंगाल विभाजन का उल्टा हुआ कि यहाँ इन्होंने फूट तो डाली लेकिन फूट डली नहीं, और हिंदू मुस्लिम दोनों ने एकता का प्रदर्शन किया है इसमें। और आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ है, तो ये 16 अगस्त 1905 को ये लागू हुआ था, और 16 अक्टूबर 1905 को भारतीयों ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया, शोक दिवस के रूप में मनाया है इसको। और शोक दिवस के रूप में मनाया इसमें देखिए गंगा में स्नान किया, गंगा में डुबकी लगाई, गंगा में डुबकी लगाई है लोगों ने, आपस में राखी बांधी है, आपस में राखी बांधी है, लोगों ने आपस में राखी बांधी। और जो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में आमार सोनार बांग्ला की रचना की, आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना है। राष्ट्रीय गान अभी वर्तमान में जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर का आमार सोनार बांग्ला जो है वो राष्ट्रीय गान है। आमार का मतलब मेरा, सोनार का मतलब तेरा, मेरा तेरा बांग्ला, ऐसा इन्होंने गीत की रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और देखिए इस विरोध का भारतीयों ने विरोध किया, और इस विरोध का परिणाम ये रहा है कि जब दिसंबर 1911 में महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार लगाया है, यानी दिल्ली दरबार, और ये दिल्ली दरबार 1911 महारानी मेरी प्लस जॉर्ज पंचम, महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार लगाया है, और इसमें इसको बंगाल विभाजन को क्या कर दिया है, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया है, रद्द कर दिया है। और क्या किया इस दिल्ली दरबार में, और ये किया कि इसमें घोषणा कर दी राजधानी की, राजधानी स्थानांतरण की, यानी कि राजधानी पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, जिसको स्थानांतरित दिल्ली करने की इन्होंने घोषणा की है। और 1 अप्रैल 1912 को 11 में दरबार, 11 में घोषणा कर दी, दिसंबर में 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगा है, और इसमें घोषणा कर दी राजधानी परिवर्तन की या राजधानी के स्थानांतरण की। और 1 अप्रैल 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गई है, जो आज तक भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तब से और आज तक। तो ये यहाँ पर आपसे पूछे कि इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग, जो लॉर्ड हार्डिंग कांड भी हुआ है बाद में, तो लॉर्ड हार्डिंग जो है यहाँ का गवर्नर जनरल था। कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है या वायसराय है वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था, डफरिन, तो ऐसा पूछा जा सकता है, डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। बंगाल विभाजन के समय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन था, और दिल्ली दरबार के समय कौन है, लॉर्ड हार्डिंग, जो 1916 तक रहा है, 1911 से 1916 तक इसका कार्यकाल रहा है लॉर्ड हार्डिंग। तो इस प्रकार से बंगाल विभाजन हुआ है। और इसके बाद आप देखिए 1906 की बात करें हम, 1906 की हम बात करें तो 1906 में एक और घटना घटित होती है, और 1906 में मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अब स्थापना किसने की है, यानी इसका जो संस्थापक है वो कौन है, संस्थापक
तो मेन संस्थापक जी हैं वो है सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां। और इस सलीमुल्लाह खां कौन है? ये बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब सलीमुल्लाह खां है। और यहाँ पर वायसराय की बात करें, कांग्रेस की स्थापना से लॉर्ड डफरिन है, और यहाँ पर कौन है? लॉर्ड मिंटो। भारत का जो वायसराय है वो कौन है? लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो। बाद में एक अधिनियम भी पारित करते हैं 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्ले भारत सचिव था और मिंटो कौन था? भारत का वायसराय था। तो सलीमुल्लाह खां बंगाल का नवाब इसका संस्थापक है, और सहयोगी संस्थापक हम कह सकते हैं आगा खां, ये आगा खां जी। ये भी एक फूट डालो राज्य करो की नीति के तहत इस सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। भारत में सांप्रदायिकता का जो जनक है वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। तो इस लॉर्ड मिंटो के पास में एक प्रतिनिधि मंडल मुस्लिमों का मिलता है, और इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग से कोई पार्टी या संगठन बनाने का इन्होंने सुझाव दिया है, और इनको अपनी ओर मिलाया है। और यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, यानी पहले जो अध्यक्ष हैं इस मुस्लिम लीग के, जो पहले अध्यक्ष हैं वो वकार उल मुल्क हुसैन को बनाया गया है। वकार उल मुल्क हुसैन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिए इसने क्या कहा? इसने कहा कि हमें अंग्रेजों के प्रति या ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार होना है, यही हमारा क्या है? राष्ट्रीय कर्तव्य है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन में हमें कोई सहयोग नहीं देना है, ऐसा किसने कहा है? वकार उल मुल्क हुसैन। और इन्होंने ये कहा है कि हमें एक वफादार सिपाही की तरह कार्य करना है अंग्रेजों के प्रति, उनके लिए हमें बलिदान देना है, खून बहाना है, यहाँ तक इन्होंने कहा है। तो इसका मतलब ये एक पार्टी की स्थापना तो हुई है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, लेकिन ये एक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए नहीं, ये है एक तरीके से अलगाव के लिए इसकी स्थापना हुई है। और आपको पता है आगे जाकर के ये मुस्लिम लीग ही इस भारत के क्या करवा देगी? बंटवारा करवा देगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमानों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया, खूब लिया है, बलिदान भी दिया है, लेकिन इस पार्टी वालों ने नहीं। इस विचारधारा के जो लोग थे वो एक अलगाव वाले लोग थे, इन्होंने साथ नहीं दिया, बाकी सभी लोगों ने साथ दिया है। सभी, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, मुस्लिम हो चाहे वो सिख हो, सभी ने क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग प्रदान किया है। तो देखिए, आपसे तो इतना ध्यान रखना है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और इसका जो संस्थापक है जो सलीमुल्लाह खां बंगाल का नवाब था, और सहयोगी संस्थापक आगा खां थे, और इसका जो प्रथम अध्यक्ष है जो वकार उल मुल्क हुसैन है। और स्थापना कहाँ होती है? पहला अधिवेशन कहाँ होता है? इसके अध्यक्षता में ढाका। ढाका भी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और दूसरा जो अधिवेशन है वो कराची में होता है। कराची में होता है 1907 में। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता है, विभाजन हो जाता है, और 1907 में ही कराची में किसका अधिवेशन होता है? मुस्लिम लीग का। और वहां पर अध्यक्ष बनाए गए हैं आगा खां। कराची अधिवेशन में अध्यक्ष किसको बनाए गए हैं? आगा खां को। तो ये मुस्लिम लीग, और इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, या फिर इसी का नाम है भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या बोल देते हैं इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये मिंटो जी हैं, ये क्या है?
ये वायसराय है, भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कोई एक उपाधि दी गई है, वायसराय की एक पद और दिया गया है वायसराय का 1858 के भारत परिषद अधिनियम में। ये भारत सचिव है, भारत सचिव मार्ले, भारत मंत्री इसको कह सकते हैं। ब्रिटेन कैबिनेट का जो ये सदस्य होता था इसको ये मार्ले हैं। 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना भी कहाँ से कर दी गई है, 1858 के एक्ट के तहत। तो देखिए यहाँ पर इस अधिनियम के तहत इतिहास की दृष्टि से क्या उपाय है, यहाँ पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया है। ये पृथक निर्वाचन का अधिकार मुस्लिमों को दे दिया है। और ये ही आगे जाकर के यहाँ से फूट डालो राज करो की नीति और एक तरीके से हिंदू मुसलमानों में अंतर अलगाव की स्थिति पैदा हो गई इस वजह से। और यही अधिनियम आपसे पूछा जाएगी कि निम्न में से कौन सा अधिनियम सांप्रदायिकता के लिए जाना जाता है, सांप्रदायिकता के जन्म के लिए जाना जाता है, तो वो बता देना आप। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या 1909 का भारत परिषद अधिनियम। निम्न में से किस वायसराय को या गवर्नर जनरल को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, तो मिंटो को कहा जाता है। निम्न में से किस सचिव को, किस भारत सचिव को, भारत मंत्री को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, तो मार्ले को कहा जाता है। अब ये पृथक निर्वाचन क्या होता है भाई, ऐसा है कि कोई क्षेत्र विशेष विधान परिषदें हैं, उनमें चुनाव होने हैं, तो उनके लिए सीट निर्धारित करना मुसलमानों के लिए। आज भी आरक्षण तो सीट रिजर्व की है, कोई गलत बात थोड़ी है, लेकिन देखिए आज के और उसमें अंतर है। आज मान लो ST SC है, इनको कोई सीट रिजर्व हो रही है, चाहे वो लोकसभा सदस्य की सीट हो, चाहे विधानसभा सदस्य की सीट हो, तो वो सीट जो रिजर्व होती है उस सीट पर सभी लोगों को, चाहे वो किसी जाति या संप्रदाय से है, सभी लोगों को वोट देने का उसमें अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर इनके लिए जो सीट रिजर्व की है मुस्लिमों के लिए, उस सीट पर केवल और केवल मुस्लिम ही वोट डाल सकते थे और संप्रदाय और जाति विशेष के लोग वोट नहीं डाल सकते थे। तो ये पृथक निर्वाचन हो गया, ये पृथक निर्वाचन हो चुका है। तो यहां से एक पाकिस्तान के बीज निहित है। और इसमें और क्या प्रावधान था, देखिए सीमित मात्रा में जो प्रश्न पूछने का या बजट पर बहस करने का जो अधिकार मिला था वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मिला था, जिसकी चर्चा हम संविधान में कर भी चुके हैं। यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार भारत में जो निर्वाचन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। लेकिन ये जो शुरुआत है वो अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ये नरम दल के जो नेता थे उनकी एक उपलब्धि के तौर पर इसको माना जा सकता है। यहाँ पर भारतीयों को विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का अधिकार मिल गया है। और दूसरा, बजट पर सीमित मात्रा में बहस करने का भी अधिकार मिल गया है, प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया है। सत्र में प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, सीमित मात्रा में केवल एक प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन यहाँ इस अधिनियम में क्या हुआ है, इस अधिनियम में विस्तार से प्रश्न पूछने, यानी एक से अधिक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर विस्तृत जो बहस कर सकते थे, ऐसा अधिकार भी यहाँ मिला है। और यहाँ आंशिक अधिकार मिला है। तो भारत में जो निर्वाचन की जो शुरुआत है का अधिकार है जो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो मिला है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, ये 1919 के एक्ट के तहत होती है। यानी कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1919 के भारत परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत जो ये शुरुआत होती है। ये 3 अधिनियम थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये तीनों जुड़े हुए हैं। 1909 का मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम है। इसमें विस्तृत, एक तो ये हो गया है मेन, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया है। एक विस्तृत रूप से प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार यहाँ मिल गया है। लेकिन इससे पहले आंशिक रूप से बजट पर बहस करने और सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मिला है। ये नरम दल के लोगों की एक उपलब्धि के तौर पर माना जाता है इसको। और दूसरा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की यहाँ शुरुआत होती है भारत परिषद अधिनियम 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1919 के अधिनियम के तहत होती है। यह आपको ध्यान रखना है। ये नरम दल के नेताओं की उपलब्धि है। एक बेलकाई कमीशन है, वो भी एक नरम दल के नेताओं की उपलब्धि है। उसमें धन निष्कासन के का जो सिद्धांत था कि भारत से धन का निष्कासन किस रूप में हुआ, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, तो उसमें एक चर्चा करना, एक रिपोर्ट तैयार करना कि वास्तव में हुआ या नहीं हुआ है। तो ये कांग्रेस ने दबाव डाल करके कांग्रेस के नेताओं ने एक बेलकाई कमीशन का गठन भी करवाया था। तो ये 2 उपलब्धि थी नरम दल के नेताओं की। और देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1912 का लॉर्ड हार्डिंग बम कांड, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड। देखिए दिल्ली स्थानांतरित हो गई है राजधानी कलकत्ता से। लॉर्ड हार्डिंग एक जुलूस निकाल रहे हैं, हाथी पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर इस बम की जो योजना बनाई है, वो योजना बनाई है रास बिहारी बोस ने। वो घोष था रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन का जो अध्यक्ष है वो घोष था, रास बिहारी घोष। ये है रास बिहारी बोस। इसने जो मुख्य जो योजनाकार है वो यही है। आपसे कई नाम दे दिया जाए ऑप्शन में कि मुख्य जो योजनाकार है इसके, वो कौन है? रास बिहारी बोस। इसके अलावा इनके जो सहयोगी हैं, मेन सहयोगी हैं, मुख्य सहयोगी है रास बिहारी बोस, वो है सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल जो है इसके मेन सहयोगी हैं, इसके रास बिहारी घोष बोस के। अब देखिए बम किसने डाला? इन्होंने नहीं डाला। बम किसने डाला है? लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने डाला है? तो देखिए हमारे राजस्थान के तो वीर सेनानी, एक तो है प्रताप सिंह बाराहट, एक है जोरावर सिंह बाराहट। जोरावर सिंह बाराहट, प्रताप सिंह बाराहट, ये दोनों आपस में चाचा भतीजे हैं। ये भतीजा है और ये चाचा है, चाचा भतीजे हैं। ये बम कांड में शामिल हैं। पीएनबी की छत, चांदनी चौक दिल्ली। तो पीएनबी की छत से चांदनी चौक में इन्होंने बम डाला, इन दोनों ने। और इनका ये भाई किसके हैं? जोरावर सिंह बाराहट के भाई किसके हैं? केसरी सिंह बाराहट के, यानी प्रताप सिंह बाराहट के पिताजी केसरी सिंह बाराहट। ये प्रताप सिंह बाराहट है। बरेली जेल में इनको यातनाएं दी जा रही थी। तब लॉर्ड क्यूसलैंड ने कहा कि आपकी माँ रोती है। तब इन्होंने क्या कहा कि मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दे। मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए देश की हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता, क्योंकि इससे कह रहे थे कि आप अपने जो क्रांतिकारी हैं, आपके साथी लोग हैं, उनका ठिकाना बता दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ऐसे वीर सपूत थे। इनकी मृत्यु पर, इनकी शहादत पर इन्होंने कहा कि भारत माता का लाल उसकी रक्षा के लिए शहीद हो गया। कितने बड़ी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं इसको, राजस्थान का, जोरावर सिंह बाराहट को।
बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो ये बम कांड हुआ। अब इस बम में ये बच गया, लेकिन इस बम कांड में ये बच गया, माओत मारा गया। मरने वाले कौन कौन थे? महावीर सिंह और मिसेज कैनेडी, महिला थी, महावीर सिंह और मिसेज कैनेडी, जो इस बम कांड में ये मारे गए हैं। तो 1912 का 23 दिसंबर की घटना है। 23 दिसंबर 1912 की घटना है। इसके आगे हम देखते हैं 1913। 1913 में देखिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। बहुत अच्छा संगठन था। स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को, और ये फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए में। तो पूछ लिया जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में ही। किसने की? तो लाला हरदयाल ने इस गदर पार्टी की स्थापना की है। एक दूसरा नाम भी आता है काशीराम। दोनों ने मिलकर के इस गदर पार्टी की स्थापना की है। क्या उद्देश्य था इसका? इसकी स्थापना क्यों की गई? इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका उद्देश्य ये था कि जो भारत के लोग जो अमेरिका में या कनाडा में जो जा रहे थे यहाँ से, तो उन लोगों का सहयोग करना और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग प्रदान करना, आर्थिक सहयोग मान लो कैसे भी। तो ये इसका उद्देश्य था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग प्रदान करना और भारतीय लोगों की मदद करना। जो अमेरिका या कनाडा में जा रहे थे उन लोगों को मदद करना इस पार्टी का, इस संगठन का उद्देश्य था। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। (1914) का कामागाटा मारू जहाज प्रकरण। देखिए, बहुत बड़ा प्रकरण, बहुत बड़ा कांड है। ध्यान से देखिए। देखिए, कनाडा में जो पंजाब के जो हमारे सिख भाई थे, वो कई लोग आज भी बहुत रह रहे हैं और उस जमाने में भी रोजी रोटी के लिए वहाँ जाते थे। तो यहाँ पर कनाडा सरकार ने एक नियम बनाया कि जो किसी भी देश से जो डायरेक्ट अगर कनाडा आ रहा है तो उसको प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन किसी अन्य देश से, यानी कि पहले जैसे भारत से सिंगापुर जाए या किसी और देश में जाए और उसके बाद में फिर कनाडा जाए, तो उसको कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन कनाडा की शीर्ष कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में दिया और उसमें 35 भारतीयों को जो सीधे भारत से नहीं जा करके विभिन्न देशों से गए थे, उनको कनाडा में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। यानी पहले नियम क्या था कि डायरेक्ट अगर भारत से या किसी और देश से डायरेक्ट कनाडा में कोई आ रहा है प्रवासी, तो उसको प्रवेश दे दिया जाएगा। लेकिन अन्य देशों से आ रहा है, भारतीय मूल का व्यक्ति या अन्य मूल का व्यक्ति किसी अन्य देश से आ रहा है, तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 35 भारतीयों को जो विभिन्न देशों से आए थे, डायरेक्ट भारत से नहीं, विभिन्न देशों से आए थे, उनको कनाडा में प्रवेश की अनुमति मिल गई। इस बात से उत्साहित होकर के एक भारतीय मूल का जो पंजाब का निवासी था, सिंगापुर में रहता था, तो उनका नाम था हरदीप सिंह। एक नाम इसका
हरदत्त सिंह, हरिदत्त सिंह। एक नाम मिलता है इसका हरिदीप सिंह। तो एक ही व्यक्ति के तीन नाम हैं, हरिदत्त सिंह, हरिदत्त सिंह, हरिदीप सिंह। तो ये हरिदीप सिंह है, हरदीप सिंह है, हरदीप सिंह भी इसका नाम मिलता है, हरदत्त सिंह भी इसका नाम मिलता है, यानी हरि की जगह हरदत्त सिंह भी अगर आपको मिले तो वो भी सही। तो हरदत्त सिंह जो है वो पंजाब का एक व्यापारी था, ठेकेदार था। उसने इस जहाज को कामागाटा मारू जो जहाज है, ये जापानी जहाज था, जापानी जहाज था, इसको किराया पर लिया। और जो सिंगापुर में जो कई लोग जो रह रहे थे या अन्य देशों में भी कई लोग जो रह रहे थे, उनको उस जहाज पर बिठा करके और सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा की ओर प्रस्थान किया। यानी कि हरदीप सिंह ने सिंगापुर वैंकूवर कनाडा में है। और इसमें 376 यात्री थे कि भाई इसमें कितने यात्री थे, काउंटिंग पूछ लेते, 376 थे। 340 तो इसमें सिख थे, यानी सर्वाधिक सिख ही थे, 24 इसमें मुस्लिम थे और 12 इसमें हिंदू थे। तो हो गया ना 376। तो 376 कुल यात्री थे इसमें। और जहाज जा रहा है सिंगापुर से वैंकूवर। हरदीप सिंह भी इसमें है, हरदत्त सिंह या हरिदत्त सिंह भी इसमें मौजूद हैं। और यहाँ पर वैंकूवर पहुंचने से पहले ही कनाडा सरकार ने फिर से एक नियम लागू कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने देश से डायरेक्ट आ रहा है उसको तो प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन किसी अन्य देश से आ रहा है, अपने देश के बाद में किसी अन्य देश में जाकर के आ रहा है, तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वैंकूवर के तट पर पहुंच गया है ये जहाज, लेकिन यहाँ पुलिस ने इस जहाज को घेर लिया है, उतरने नहीं दिया, यात्रियों को उतरने नहीं दिया। भूखे प्यासे जो यात्री हैं वो वापस इस जहाज को वापस लौटा दिया गया यहाँ से, यानी बिना उतरे ही वापस लौटा दिया गया है। अंग्रेजों की यहाँ सरकार थी उस जमाने में, अंग्रेजों ने भी उनको सूचना दी है कनाडा सरकार को, इस जहाज को वापस लौटा दिया जाए और दूसरी जगह नहीं, डायरेक्ट यहाँ भारत में भेज दिया जाए। बजबज बंदरगाह है, बजबज बंदरगाह जो कोलकाता में है, तब कलकत्ता इसको कहते थे। अब बजबज बंदरगाह में यहाँ से वापस बजबज बंदरगाह में ये जहाज लौटा है। अब बजबज बंदरगाह में ये जहाज लौटा है कलकत्ता में, तो यहाँ पर पुलिस के और इनके झड़प हो गई आपस में। पुलिस कौन? अंग्रेजी पुलिस। और इस झड़प में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, 18 व्यक्ति मारे गए हैं, यानी यहाँ भी इनका अपमान किया गया। 18 व्यक्ति मारे क्या, शहीद हो गए। और 202 को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ ऐसे मर गए बेचारे, यात्रा में दम तोड़ दिया। तो 18 व्यक्ति शहीद हुए हैं पुलिस की गोली से और 202 को क्या कर दिया है, गिरफ्तार कर लिया है। तो ये काटा मारू प्रकरण है। इन यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कनाडा में ही रहने वाले सोन सिंह पाठक, सोन सिंह पाठक है, हुसैन रहीम है और बलवंत सिंह है, इन्होंने मिलकर के शोर कमेटी का गठन किया।
आपसे पूछ लिया जाए कि शोर कमेटी का गठन या शोर कमेटी का संबंध किससे है, तो किससे संबंधित है, सोहन सिंह पाठक है, हुसैन रहीम है, बलवंत सिंह है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था कि इन यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई के लिए फंड जुटाना और इनकी कानूनी मदद करना, ये इसका उद्देश्य था। तो ये काम हो गया मारू जहाज प्रकरण। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता। लखनऊ वर्तमान उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर जो लखनऊ समझौता यानी लखनऊ अधिवेशन, आईएनसी का लखनऊ अधिवेशन, उसमें समझौता हुआ है, उसको लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये 1916 में हुआ है। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो लखनऊ में है और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष है अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष हैं। ये अंबिका, ये मेल है, फीमेल मत मानना इसको, मेल है। अंबिका नाम ऐसा ही है फीमेल की तरह, लेकिन ये क्या है, मेल है। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष हैं लखनऊ। अब इसमें दो प्रस्ताव पारित हुए हैं, प्रस्ताव है दो। एक तो एन विसेंट के प्रयासों से, बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से इस गर्म दल व नरम दल एक हो गए, यानी कि फूड सूरत अधिवेशन में पड़ी है और यहाँ पर गर्म दल और नरम दल एक हो गए हैं लखनऊ समझौते में, यानी गर्म दल और नरम दल में समझौता हो गया है। एक प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव, इसमें जो मुस्लिम लीग है 1909 के अधिनियम में आपको पता है पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई है। मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, तो अलग से निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया है, तो उसको कांग्रेस नहीं मान रही थी। लेकिन यहाँ लखनऊ में 1916 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग मान ली है। ये बहुत बड़ी गलती की, पृथक निर्वाचन की मांग मान ली। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस की विचारधारा एक सूत्र में देश को बांधने की थी, लेकिन यहाँ ये उदासीन हो गई है। तुष्टीकरण की नीति अपनाई है आईएनसी ने, और मुस्लिम लीग की एक विभाजनकारी जो नीति थी या मांग थी उसको मान लिया है। ये बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती के कारण ही आगे जाकर के देश का विभाजन होता है। ये गलती यहाँ नहीं करती तो ये मांग दबी रह जाती, आगे जाकर के फिर इसी कांग्रेस को देश के विभाजन की मांग को भी मानना पड़ा है और देश का बंटवारा हुआ है। तो ये लखनऊ समझौता हुआ। आपसे पूछा जाए कि गर्म दल और नरम दल में जो समझौता हुआ वो कब हुआ, तो 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी इसी में हुआ है। तो देखिए आगे देखिए, होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, ये 1916 में। अब देखिए होम रूल जो आंदोलन है वो दो ने किया है, इसके नेतृत्व दो ने किया है। एक तो देखिए बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक, और एक है एन.बी. सेंट, श्रीमती एन.बी. सेंट। ये दो नेतृत्व करता है। ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई, कहाँ की? तो देखिए बेलगांव में। बेलगाम भी आता है, बेलगांव भी आता है। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। तो यहाँ स्थापना की है, अप्रैल 1916 में स्थापना की है। लेकिन अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एन.बी. सेंट ने सितंबर 1916 में की है। और ये कहाँ की गई है? आड्यार। और आड्यार कहाँ है? मद्रास में है। और मद्रास का अब वर्तमान में नाम चेन्नई है, और ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में यहाँ स्थापना की। तो होम रूल आंदोलन के जो प्रणेता है बाल गंगाधर तिलक, एन.बी. सेंट, ये अपने लिए स्वराज की मांग करते थे, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कई देश आते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। तो कई देशों में ब्रिटिश साम्राज्य होते हुए भी वहाँ स्वराज्य प्रदान किया गया, अधिराज्य के रूप में, डोमिनियन स्टेट के रूप में। तो ये इनकी मांग थी कि हमें स्वराज्य दे, डोमिनियन स्टेट का हमें दर्जा दे, यानी कि भारत का जो शासन है भारतीयों द्वारा चलाया जाए, ऐसी मांग थी। एन.बी. सेंट जो आयरलैंड की थी, और इन्होंने भी भारतीयों का बहुत बड़ा सहयोग किया है। और यहाँ पर भी बाल गंगाधर जो तिलक हैं वो अप्रैल में सबसे पहले स्टार्ट तो इन्होंने किया है। यहाँ पर बेलगांव की जगह पूना आ जाए, ये नहीं आए तो वो भी ठीक है, क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र था बाल गंगाधर तिलक जी का जो पूना था, तो बेलगांव की जगह कर्नाटक आए, वो क्या नाम से पूना आ जाए, पूना जो महाराष्ट्र में है, तो भी सही है। जैसे बेलगांव में की थी। यहाँ पर आपको पता है इनका जो पत्रिकाएं हैं, जो आपको पता है, तो मराठा है, ये केसरी है, ये मराठा, और जो केसरी है, ये केसरी तो किस में है, किस भाषा में? मराठा किस में? इंग्लिश में। केसरी किस में? मराठी भाषा में। यहाँ भी दो पत्रिकाएं इन्होंने निकाली है, और दो पत्रिकाएं हैं, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। ये दो पत्रिकाएं एन.बी. सेंट जी की हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन में इनका भी योगदान रहा है। और ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है, ये दोनों ही इंग्लिश भाषा में थे। किस भाषा में थी? इंग्लिश भाषा में थी। अब देखिए, इसकी एन.बी. सेंट ने 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो कलकत्ता में हुआ था। देखो, कलकत्ता में ज्यादा अधिवेशन हुए हैं, 11 बार। सर्वाधिक बार आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कांग्रेस के अधिवेशन आजादी से पहले की बात है, जो कहाँ हुए हैं? ये हुए हैं कलकत्ता में 11 बार। तो देखिए 1917 में एन.बी. कलकत्ता अधिवेशन है, और कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की है? एन.बी. सेंट ने। ये प्रथम महिला है जिसने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या हो गया? एन.बी. सेंट, जो आयरलैंड की है। अब देखिए 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है, आईएनसी का अधिवेशन कानपुर में होता है, और यहाँ पर जो अध्यक्षता करती है वो सरोजनी नायडू करती है। सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल भी है यहाँ की। उत्तर प्रदेश की सुचिता कृपलानी भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम थी, और ये राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। और इन्होंने राज्यपाल के पद को क्या कहा था कि सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया की भांति राज्यपाल के पद को कहा है सरोजनी नायडू ने। पहली महिला भारत की राज्यपाल भी रही है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में ही सुचिता कृपलानी पहली महिला सीएम भी रही है। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एन.बी. सेंट। तो ये ध्यान रखिए। 1924 में लेके बेलगांव जो कर्नाटक में